वक्त हो गया आपकी अदालत का, जहां जनता के वकील रजत शर्मा के सवालों के घेरे में हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आजकल पूरे देश में चुनाव का माहौल है। 5-5 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न चुनाव लड़ रहे हैं न लड़वा रहे हैं, लेकिन विवादों के घेरे में हैं। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, जिन पर बहुत तरह के इल्जाम लगे हैं। प्लीज वेलकम योग गुरु स्वामी रामदेव। और आपकी अदालत में आज का एक खास मुकदमा शुरू करें, इससे पहले आज के जज मधुसूदन आनंद की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। और इस जोश भरे माहौल में स्वामी जी आप पर इल्जामात और सवालात का दौर शुरू करें। पहला इल्जाम लगाएं स्वामी रामदेव पर। इससे पहले एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर, पृष्ठभूमि पर, जिसमें आज का मुकदमा चला जा रहा है स्वामी रामदेव पर। स्वामी रामदेव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। 5 राज्यों में चुनाव कैंपेन के दौरान स्वामी रामदेव काले धन और भ्रष्टाचार के सवाल पर प्रचार कर रहे हैं। उनके निशाने पर कांग्रेस है और कांग्रेस के निशाने पर स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काली स्याही फेंकी गई तो उनके समर्थकों ने कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदार बताया। जब राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए तो कांग्रेस के नेताओं ने स्वामी रामदेव को जिम्मेदार ठहराया। रामलीला मैदान में स्वामी रामदेव के समर्थकों पर लाठीचार्ज का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सरकारी एजेंसियां स्वामी रामदेव के बिजनेस की जांच में लगी हैं, लेकिन स्वामी रामदेव की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम योग गुरु स्वामी रामदेव पर। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर इल्जाम है कि ये संत नहीं राजनेता हैं। स्वामी जी, लोग पूछ रहे हैं कि आप अच्छा भला योग सिखा रहे हैं, आप लोगों को आरोग्य की बात बता रहे हैं, ये कहां राजनीति के दलदल में ही घुस गए आप? आपने वसंत पंचमी को मुझे एक नई उपाधि दे दी और मुझे कटघरे में लाकर के बैठा देते हो, जिन्होंने 400 लाख करोड़ पर लूटा, और भारत के भ्रष्ट बेईमान और गद्दारों को मेरे सामने बैठाते तब पूरा जवाब देता है। और कपड़े साधु के और काम नेतागिरी का। भारत के योगियों ने, सन्यासियों ने, महापुरुषों ने कब राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया? भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी को ही देख लीजिए, वनवास हुआ राम जी को और सीता की चोरी हो गई, अपना ब्याह करवाया नहीं हनुमान जी ने और दूसरे की पत्नी ढूंढते फिर रहा। मैंने हस्तक्षेप किया ना उन्होंने, क्योंकि रावण का पाप बहुत बढ़ गया था। भगवान राम को कोई कौरव और पांडवों के बीच की लड़ाई थी, बीच में जाकर के सुदर्शन घुमा दिया। और ऐसे ही आप देखिए, आप गुरु नानक देव जी को देखिए, उनको औरंगजेब ने पकड़वा करके उनसे चक्की चलवाई। गुरु अर्जन देव जी को तपते तवे पर बैठा करके उनके साथ जो जुल्म किए, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जो हुआ, महात्मा गांधी के साथ जो जुल्म जाते हुई, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के साथ, ईसा मसीह के साथ, महर्षि दयानंद के साथ और भगवान बुद्ध के साथ, सभी महापुरुषों के साथ जुल्म और जाते हुए, और सभी ने अपने अध्यात्म धर्म के साथ राष्ट्र धर्म को निभाया। इसलिए मैं उन्हीं ऋषियों की परंपरा का वंशज हूं, अपना राष्ट्र धर्म प्रामाणिकता से निभा रहा हूं, और वक्त आने पर ये तख्त भी पलटे जाएंगे और देश को देश का इंसाफ मिलेगा। स्वामी जी, हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगा के रावण की लंका जला दी थी, तो आप किसकी लंका जलाने वाले हैं? ये जो अभी नेताओं की पूछ हो रही है, इनकी मुझे अपनी पूछ में नहीं, इनकी पूछ में आग लगानी।
मैंने कांग्रेस के नेताओं के बयान देखे हैं। श्री प्रकाश जायसवाल, उन्होंने कहा कि स्वामी रामदेव का असली उद्देश्य राजनीति का खेल खेलना है। मेरा असली उद्देश्य इस देश का लूटा हुआ करीब 400 लाख करोड़ रुपए जो देश के बाहर और भीतर जमा है उसको देश को दिलाना है। मेरा मकसद वो भ्रष्टाचार को मिटाना है। मेरा जो लक्ष्य है, ध्येय है, उद्देश्य है, अभियान है, कैंपेन है, जो सब कुछ है वो इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना है, क्योंकि इन भ्रष्ट बेईमान और गद्दार लोगों ने लोकतंत्र को भ्रष्ट तंत्र और लूटतंत्र बना दिया। मेरा मकसद 121 करोड़ लोगों को आर्थिक और आध्यात्मिक सामाजिक न्याय दिलाना है। और मैं नहीं समझता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, बल्कि मैं वही कर रहा हूं जो एक भारत के सच्चे नागरिक को, एक योगी को, एक सन्यासी को करना चाहिए। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। क्या ये एक सन्यासी को शोभा देता है कि उसके समर्थक राहुल गांधी की सभा में जाएं और उन पर जूता फेंकें? अब उनके ऊपर जूते पड़ रहे हैं उनके कर्मों से, उनके पापों से, और दोषी मुझे बता रहे हैं। लेकिन ये सच है ना कि आपके समर्थक उनकी सभाओं में जा रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं और कुछ भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा रहे हैं, ये सच है ना? वर्तमान केंद्र सरकार एक ऐसा लोकपाल बनाना चाहती है जो सरकार की कठपुतली बन जाए, और जैसे और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं की हालात वर्तमान केंद्र सरकार ने कर रखी है। आजादी के 64 वर्षों में संवैधानिक संस्थाओं की वो कभी हालात नहीं थी जो इस समय करके रख दी है। हम चाहते हैं कि लोकपाल जो है वो सरकार की कठपुतली ना बने। उसके लिए यदि लोग प्रश्न पूछते हैं, ये तो देश को 121 करोड़ लोग इनसे प्रश्न पूछेंगे, वो भ्रष्टाचार के बारे में, लोकपाल के बारे में भी प्रश्न पूछेंगे, काले धन के बारे में भी प्रश्न पूछेंगे, भ्रष्ट तंत्र के बारे में भी प्रश्न पूछेंगे। और यदि वो सब प्रश्न पूछने वाले मेरे ही समर्थक है तो मुझे खुशी है कि कुछ भ्रष्ट बेईमान और गद्दारों को छोड़ करके पूरा देश आज मेरे साथ खड़ा है। देखिए, जिनसे आप सवाल पूछ रहे हैं उनका जो कैंपेन है वो भी करप्शन के खिलाफ है। वही उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं कि हाथी पैसा खा गया। पैसा कौन खा गया? मैंने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिन्होंने 400 लाख करोड़ रुपए जिम गए वो दूसरों को चोर बता रहे हैं। देखिए, सच ये है कि आप इलेक्शन में एक नेता की तरह कैंपेन कर रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। मैं एक भारतीय जिम्मेदार नागरिक की तरह कैंपेन कर रहा हूं और इस देश को बचाने की बात करना, कालाधन देश में लाने की बात करना, क्योंकि आज सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना एजेंडा लेकर के, अपना वो मैनिफेस्टो लेकर के, घोषणा पत्र चुनावी लेकर के जा रहे। कोई कह रहा है हम किसी को टैबलेट देंगे, मैं तो लोगों की टैबलेट छुड़वा रहा हूं कि मैं वो दूसरे टैबलेट की बात कर रहे हैं। कोई कह रहा हम ये देंगे वो देंगे। मैंने कहा काला धन दे दो, एक परिवार को औसतन 20 से 25 लाख रुपए मिल जाएंगे, और भ्रष्टाचार को मिटा दो, क्योंकि 10 से 20% ही धन बजट का वो विकास में खर्च होता है, करीब 80% तो जी में जाते बेईमान लोग। तो हम कह रहे हैं कि इसको मिटा दो, देश को देश का हक दे दो, बाकी कुछ देने की जरूरत नहीं है। काले धन के खिलाफ आप कैंपेन करें, काला धन वापस लाने की बात करें, उस पर किसी को आपत्ति लेकिन आप जिनका नाम ले रहे हैं ना, वो तो काला धन वालों को बचाने में लगे हैं, भ्रष्टाचार वालों को बचाने में लगे। उन्होंने अभी संधियां की 85 देशों के साथ, पूरे देश ने संसद के दोनों सत्रों में सुना है। 85 देशों के साथ जो संधि की है वो ये नहीं की कि वो 2011 से पहले का लूटा हुआ धन दिला देंगे। वो कह रहे 2011 तक जो लूट लिया उसके बारे में कुछ भी हिसाब किताब नहीं देंगे। क्या इनके बाप दादा का पैसा था? वो 121 करोड़ लोगों का हक था जो उन्होंने लूटा। 85 देशों के साथ इन्होंने रजत जी संधि कर ली। वो ये कर ली कि 2011 तक जो लूटा उसके बारे में प्रश्न नहीं पूछेंगे। ये इनका भ्रष्टाचार मिटाने का इरादा है या इस देश को लूटने का इरादा? लेकिन ये भ्रष्टाचारियों को, काला धन वालों को बचाते हैं, और काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चला रहे हैं उनको मिटाने के लिए हर रोज षड्यंत्र करते हैं। लेकिन हम ना मिटे थे, ना दबे थे, ना रुके थे, आगे बढ़ेंगे और देश का हक दिलवाएंगे। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि आप आगे बढ़िए। क्या है? मैंने किसी की बहस खोल ली? आपको हर चीज में कांग्रेस की काली छाया नजर आती है। किसी ने आपको वो काली स्याही फेंक दी तो आप कह रहे हैं ये कांग्रेस के लोगों ने कराया। ना, मैंने नहीं कहा, किसी ने कहा कि वो जिस सिरफिरे ने स्याही फेंकी उसको कांग्रेस की ही सरकार ने 20 लाख रुपए दिए, ऐसा किसी ने आरोप लगाया। तो उस आरोप का उत्तर क्यों नहीं देते? उन्होंने तो दिखाया, वो राजनाथ सिंह के साथ भी उसकी तस्वीर है, ये कहा कि ये बीजेपी के साथ मिला हुआ है। देखो, मैं जो है राजनाथ सिंह का बचाव करने के लिए यहां पर नहीं बैठा हूं, उनका प्रश्न उनसे पूछिए। लेकिन इतनी बात जरूर है, जो ऐसे लोग होते हैं जो
जिनको ऐसे कांड करने होते हैं किसी के भी साथ फोटो खिंचवा लेते हैं कि जब हम फंसेंगे तो इनका नाम ले देंगे। वो कह रहे थे मैं वहां स्याही फेंकने नहीं आया था, स्वामी जी का ऑटोग्राफ लेने आया था, स्याही गलती से उन पर गिर गई। ये उन्होंने पुलिस के सामने बयान दिया। रजत जी, मैंने तो उस समय भी जब उन्होंने स्याही फेंकी तो आपने सुना होगा, मैंने कम से कम 3 बार कहा अरे नहीं मारो इसको, नहीं मारो इसको। आपने रिकॉर्डिंग में भी सुना होगा। तो मैं तो किसी को मारने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो सबको तारने के लिए आया हूं, और जो ऐसे सिर फिरे हैं उनको भी सुधारने के लिए आया। हमारे तो कहा ना, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, तो आपको तो माफ कर देना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना, मैंने तो माफ कर दिया था उसी दिन, और आपने देखा उसके बाद में मैं तो मुस्कुराता वहां से निकल रहा था। मैंने कहा चाहे मुझे पूरी काली स्याही में पोत दो, मुझ पर काला पेंट कर दो, लेकिन 400 लाख करोड़ रुपए इस देश का तो दे दो। स्वामी जी, आप कह रहे थे कि जिस व्यक्ति ने स्याही फेंकी आपने उसको माफ कर दिया। हाँ। लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि आपके समर्थक गुस्से में कांग्रेस के दफ्तर गए और सोनिया गांधी की जो तस्वीर है उसके ऊपर काला पेंट फेंका? तो कहां माफ कर दिया? मतलब हम पर काली स्याही फेंके, इस पर आपको कोई आपत्ति नहीं है, उनके तो फोटो पर भी स्याही फेंक दे तो आप इतनी हिमाकत करो। मैं तो किसी के चित्र पर भी कोई काली स्याही फेंके, मैं तो उसका भी समर्थक नहीं हूं। मैं तो कहता हूं अब इनको काली स्याही से, जूतों से, थप्पड़ से और पत्थरों से इनको वोट चोट करने की शायद अब वक्त नहीं है। अब तो वोट की चोट ऐसे करो कि भ्रष्ट बेईमान लोगों का राजनीति से पूरा बहिष्कार कर दो। महात्मा गांधी कहते हैं बहिष्कार का ही एक ऐसा अस्त्र है जिससे ये सारे जो राक्षस असुर हैं ये परास्त होंगे और भारतीय राजनीति के शुद्धिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के महासचिव आपके काफी अरे बसंत पंचमी के दिन किसका नाम ले, क्या सुबह सुबह रजत जी, थोड़ा रहम करो, अच्छे दिन तो थोड़ी सी दया किया करो। उन्होंने कहा कि ये स्याही फेंकने का काम सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के लिए करवाया था स्वामी रामदेव ने। पहली बात तो जो है जिनका नाम आपने उच्चारण किया, मैं नाम नहीं बोलूंगा उसको, आज तक नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे बड़ों ने कह रखा बुरे लोगों के नाम अपनी जुबान पर लेकर के अपनी जुबान को गंदा नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी बात, लेकिन वो तो हर रोज आपका नाम लेते हैं, उनका दिन पूरा नहीं होता आपका नाम लिए उनका नाम लेने से उनके वो भी तर जाएंगे। रावण भी राम का नाम ले लेके तर गया था, ऐसा मैंने सुना है। तो अच्छी बात है, मेरी माँ ने मेरा नाम ऐसा रख दिया कि जो भी नाम लेगा कुछ ना कुछ उसका भला होगा। दूसरी बात, वो जो आरोप लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे? वो कह रहे थे आप सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, एक मुस्लिम को मैदान में लाकर अपने ऊपर साई फिकवाकर हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा कराने की कोशिश हो रही है। अच्छा, ये बाटला हाउस के बारे में बयान देते हैं तब वो सांप्रदायिक दंगा भड़काने के लिए नहीं होता है। गृह मंत्री बयान देते हैं कि वो एनकाउंटर सही था, ये कहते फर्जी था। ये जब 84 के सिखों के दंगे करवाते हैं तब ये सांप्रदायिकता नहीं फैलाते। और ये जो बाबरी मस्जिद है और मंदिर का जो मामला है पूरा का पूरा, ये सारा का सारा इन्हीं की पार्टी की देन है। उसके ताले किसने खुलवाए थे? तो इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने का काम वो एक तथाकथित पार्टी कर रही है। बाबा ने तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई 121 करोड़ लोगों को योग के माध्यम से जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किया। रजत जी, स्वामी जी, बड़ी लंबी फहरिस्त मेरे पास है इल्जामात के, और आप जितना उग्र होकर बोल रहे हैं उतने ज्यादा मेरे पास और ज्यादा इल्जामात हैं। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आज उग्र और व्यग्र रूप में स्वामी रामदेव आपकी अदालत में है, इन पर इल्जामात का एक और दौर एक ब्रेक के बाद। मैं जिंदा रहा तो कम से कम 100 फूड पार्क बनेंगे और विदेशी कंपनियों को बोरिया बिस्तर बांध करके भागना पड़ेगा हिंदुस्तान से। आप वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज जब मुकदमा चला रहे हैं योग गुरु स्वामी रामदेव पर, आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर आरोप है कि ये साधु नहीं व्यापारी हैं। अब ये आरोप मेरा नहीं, आपके मित्र दिग्विजय सिंह का है। लगता है उनसे कोई साठगांठ कर रहे हैं ना जी आपने। उन्होंने कहा कि स्वामी रामदेव ये कोई साधु नहीं है, कोई सन्यासी नहीं है, ये एक बहुत बड़े व्यापारी है जिनका 11,000 करोड़ रुपए का व्यापार फैला है। यदि इतने पैसे मुझे ये मिल गए होते तो मैं तो आज जितना काम किया इससे 100 गुना कर देता।
और आज दुनिया के लगभग 204 देशों के लोग भोर में उठते हैं तो कपालभाति अनुलोम विलोम करते हैं, ओंकार का उद्घोष करते हैं और भारत माता की जय का उद्घोष करते हैं। ये कितनी ऊंची बात है। और रही बात, ये हमको व्यापारी कहते हैं और आपको पहले ठग कहते थे, आजकल महाठग कहते हैं। प्रमोशन कर दिया है मेरा। मोहनदास करमचंद गांधी जब स्वदेशी का संकल्प लेकर के विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र से और विदेशी शासन के पूरे उस कुचक्र से भारत माता को आजाद कराने के लिए निकलते हैं, तब उनको महात्मा की उपाधि दी जाती है। वो जब स्वदेशी का काम करते हैं तो उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी जाती है। और जब एक योगी, एक सन्यासी जब स्वदेशी का काम करता है तब वो उनको महाठग और व्यापारी नजर आता है। मैं इस भारत माता का बेटा हूं और इस भ्रष्ट तंत्र और विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र से भारत माता को बचाने के लिए काम कर रहा हूं। इसलिए मुझे अपने कर्म पर, अपने धर्म पर गर्व है। चाहे वो मुझे महाठग कहें, चाहे मुझे व्यापारी कहें, चाहे मुझे वो आज कल को मुझे भ्रष्टाचारी भी चाहे, कितने ही वो उपाधियां दे दे, कितने ही वो लांछन लगाएं, कितने ही कोशिशें करें, लेकिन मैं अपने धर्म से पीछे हटने वाला नहीं हूं। अंतिम श्वास तक इस पाप के खिलाफ लड़ूंगा और एक दिन सत्य की विजय होगी। स्वामी, जिन महात्मा गांधी का आप नाम ले रहे हैं, उन महात्मा गांधी की कोई दुकान थोड़ी थी। आप तो शैम्पू भी बेचते हैं, तेल भी बेचते हैं, साबुन भी बेचते हैं। आप कह रहे हैं महात्मा, मैं देश को बचाने का काम कर रहा हूं। चीजें बेचना तो ये तो एक सामान्य मकसद है। लोगों को मुक्तावटी देते हैं, लोगों को हृदयामृत देते हैं, मधुराशिनी देते हैं। अब उससे उनकी लोगों की जिंदगियां बची हैं और हमने बचाई है। दूसरी बात, महात्मा गांधी जी ने कानपुर से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में कितने उद्योग लगवाए, कितनी इंडस्ट्रियां लगवाई। हम भी यही काम कर रहे हैं। मैं तो लगवा रहा हूं लोगों से। ये तो हमने एक फूड पार्क बनाया, उसी से इनके होश उड़े हुए। ऐसे मैं जिंदा रहा तो कम से कम 100 फूड पार्क बनेंगे और विदेशी कंपनियों को बोरिया बिस्तर बांध करके भागना पड़ेगा हिंदुस्तान से। आज इस देश की आधी अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। रजत भाई, आजादी से पहले इन बेईमानों ने उनके साथ साठगांठ करके, उस समय के अलग गद्दार थे जो तथाकथित उस समय के राजा थे, जिन्होंने 1857 में जो प्रथम स्वातंत्र संग्राम में उस समय देश के साथ धोखा किया और अंग्रेजों के साथ मिलकर के उन्होंने 400 लाख रुपए लुटाए। आजादी के बाद करीब 400 लाख रुपए लुटवाए और अभी भी आधी अर्थव्यवस्था पर इनका कब्जा। और अभी भी एफडीआई कहते हैं, एफडीआई से पैसा आएगा, हिंदुस्तान में पूंजी आएगी। विदेशी कंपनियां पूंजी लेकर के आती हैं, तकनीकी लेकर के आती हैं, निर्यात को बढ़ाती हैं, रोजगार को बढ़ाती हैं, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती हैं, बहुत तरह के झूठ बोलते हैं। अरे 400 लाख रुपए हमारा दे दो, हम तो ऐसी इंडस्ट्री लगा देंगे। आज यदि 7 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करते हैं तो चीन के बराबर 100 लाख करोड़ रुपए का निर्यात कर देंगे। इतने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना देंगे, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी दुनिया आकर के हिंदुस्तान के पास में पढ़ेगी। ये हमारा हक तो हमें देते नहीं और देश को बचाने के लिए कोई काम करता है उनको महाठग नजर आता है। लोग, वक्त आएगा इनको ठिकाने लगा करके दिखा देंगे। और ये महाठग पता मुझे क्यों कहते हैं? एक संत ने मुझे कहा कि बाबा जी आपको पता है महाठग क्यों कहते? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता क्यों कहते, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया आज तक। बोले आप ठगों को ठिकाने लगा रहे हो ना, इसलिए आपको महाठग कहते हैं। देखिए, इल्जाम यह है कि आप अपने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से बचने के लिए ये काले धन का सवाल इतना बड़ा बना रहे हैं। रजत जी, 20 वर्षों का मेरा सार्वजनिक जीवन पूरे देश के सामने है और करीब 7 सालों से तो मैं आपकी अदालत में यहां पर हाजिर होता रहा हूं। 1 रुपए की मैंने कहीं चोरी की और हेरा फेरी की हो ना, मैंने कभी चोरी की और ना किसी की छोरी छेड़ी। फिर भी मेरे ऊपर आरोप पर आरोप लगाए जाते हैं। और देखो रजत जी, कोई आदमी काम करता है तो उससे कोई क्लैरिकल मिस्टेक तो हो सकता है ना। हमारे संस्थान के लगभग 18-20 वर्ष हो गए, सारे पेपर सरकार के पास में ट्रक भर करके ले गए, क्लैरिकल मिस्टेक भी नहीं ढूंढ पाए। और इनके तो 2G स्कैम से लेकर के पीछे जाओ बोफोर्स घोटाले तक लाखों करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप ही नहीं, प्रमाणित हो चुका है कि सबसे बड़ी लुटेरी पार्टी इनकी है। और वो महान लुटेरे अपने ही चश्मे से हमें देख रहे हैं। देखिए, उनका कहना यह है कि आज तक हमने ऐसा कोई साधु नहीं देखा जिसने इतनी अपार संपत्ति बनाई। इसीलिए तो ऐसा साधु धरती पर भगवान ने भेजा। पहले होता तो मुझे ये काम क्यों करना पड़ता? लेकिन आपको इस पर तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि आपकी संपत्ति की जांच सीबीआई करे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करे। मुझे क्या आपत्ति है? हमने तो महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा। और रजत जी, मैं तो आपकी अदालत में इस बात को अब कहना भी चाह रहा हूं। हम तो कहते हैं एक
विशेष जांच दल नियुक्त करें राष्ट्रपति, क्योंकि ये जो जांच एजेंसियां लगा रखी है सारी दुनिया जानती है, सीबीआई तो इनकी कठपुतली है, इसलिए हम कहते हैं एक विशेष जांच आयोग हमारे ऊपर बैठा दिया जाए और मेरे पूर्व जन्म से लेकर के और वर्तमान जन्म तक सारे मेरे ऊपर जितने भी इल्जाम लगाए इन गद्दारों ने, इन लुटेरों ने, इन भ्रष्ट लोगों ने, इन राक्षसों ने, उनका सब की जांच कर ली जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और मुझे खुशी होगी कि एक सन्यासी के ऊपर सच्ची जांच हुई और सत्यमेव जयते अपने आप चरितार्थ होगा। इनके आरोप लगाने से मैं अपराधी नहीं हो जाता। देश के 121 करोड़ मेरे साथ में है लोग। वो तो कहते हैं कि जो स्वामी जी का पूरा साम्राज्य है इसमें आचार्य बालकृष्ण कमजोर कड़ी हैं, उनको पकड़ना चाहिए। बालकृष्ण कमजोर कड़ी नहीं, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है और पूरी प्रामाणिकता और दृढ़ता के साथ एक व्यक्ति जिसने करोड़ों लोगों को जिंदगी बख्शी हो उसको इन्होंने किस तरह से बदनाम किया, रोज उनके खिलाफ साजिशें की। और रजत भाई, विश्व भेषज संहिता, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया जो 5000 से ज्यादा जड़ी बूटियों का एक बहुत बड़ा ये जो है पूरे आयुर्वेद के इतिहास में जो महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरि के बाद जो उन्होंने काम किया वो दुनिया के सामने आने वाला। वो व्यक्ति जिस तरह से योग और आयुर्वेद को लेकर के काम कर रहा है, पूरी प्रामाणिकता के साथ में करोड़ों लोगों की सेवा की, उनको जिस तरह से उन्होंने सताया है, ये तो इनके पाप वो कभी माफ नहीं होंगे, क्योंकि पुण्य और पाप कभी नष्ट नहीं होते, इनके सामने आएंगे। और वो तो एक निष्प्रिय एक सन्यासी की तरह काम कर रहा है वो महान आचार्य, और उसको इन्होंने जिस तरह से सताया है वो इनका पाप इनके सामने जरूर आएगा। वो एक निर्दोष आचार्य है और प्रामाणिकता के साथ अब तक उन्होंने देश की सेवा की है और वो अंतिम सांस तक। बस उसका दोष इतना ही है कि बाबा रामदेव के साथ खड़ा है और कोई दोष नहीं। आप ये प्रामाणिकता के साथ गारंटी देकर जनता के सामने कह सकते हैं कि आपके और आचार्य बालकृष्ण का जितना बिजनेस है उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है? ये जनता के प्रतिनिधि के रूप में आपकी अदालत में बैठे हुए इसमें जवान हैं, बुजुर्ग हैं, बेटियां भी हैं, सब लोग बैठे हैं। मैं ईश्वर की सौगंध खा के, भारत माता की कसम खा करके, अपने धर्म की कसम खा करके इस बात को प्रामाणिकता से कह सकता हूं कि स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने जन्म से लेकर के आज तक कोई 1 रुपए की हेराफेरी और चोरी नहीं की है। और जो हमें देश के लोगों ने, करोड़ों लोगों ने हम पर विश्वास करके, वो हमारी क्रेडिबिलिटी है कि लोग हमें हजारों लाखों एकड़ जमीन भी दान देना चाहते हैं और दे चुके हैं और आगे भी देंगे, लेकिन हमने 1 रुपए का दान का दुरुपयोग नहीं किया और 1% भी जो भी हमारे पास में सामर्थ्य है उसका उपयोग अपने सुख सुविधा और स्वार्थ के लिए नहीं किया। हमारा संपूर्ण अस्तित्व आज भी सारे संसार के लिए है और हमारा पूरा जीवन इस राष्ट्र के उपकार के लिए अंतिम सांस तक हम जिएंगे, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी, चूंकि ये बात आप उनसे भी तो पूछो ना। मैं तो सबसे पूछता हूँ स्वामी जी, जो भी आपकी अदालत में आते हैं उनसे पूछता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो आते नहीं है, उनका मैं क्या कर सकता हूँ? उनको भी बुलाइए ना, आप लोग भी कहिए ना इनसे उनको बुलाए। तो स्वामी जी, एक और ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। अभी बहुत सारे इल्जामात बाकी हैं, बहुत सारे सवाल बाकी हैं। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं स्वामी रामदेव पर। मुकदमे का एक और दौर एक ब्रेक के बाद। योग गुरु इस देश के लिए खतरा और अफजल गुरु इस देश की शान और स्वाभिमान, शर्म आनी चाहिए नालायकों को। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं स्वामी रामदेव। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर आरोप है कि इनका रुतबा कम हुआ है। लोग ये पूछ रहे हैं कि एक जमाना था, 3 पूर्व प्रधानमंत्री आपके शिष्य थे, आपको गुरु मानते थे, भगवान मानते थे। 25 मुख्यमंत्री आपसे आशीर्वाद लेने आते थे। राष्ट्रपति जी को क्यों छोड़ दिया आपने? चलिए, राष्ट्रपति भी आते थे, लेकिन आजकल कोई नहीं आता। ये कौन कहता है नहीं आता? एक पार्टी को छोड़कर के बाकी तो सारा देश है। और यदि अब दरअसल बात क्या हो गई है, एक पार्टी का पाप एक तरफ है और इस देश के नापाक लोग
जो 121 करोड़ लोग हैं वो एक तरफ है। तो देखो, जब भी कोई युद्ध होता है तो ये देवासुर संग्राम है, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये तो सिद्धांतों की, सत्य की, मूल्यों की, आदर्शों की देश की लड़ाई है। एक वो लोग हैं जो इस देश को रोम बनाना चाहते हैं, एक वो लोग हैं जो इस देश के धर्म, अध्यात्म, संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनको संतों से और जिनको सत्य से बहुत डर लगता है, एक तरफ वो लोग हैं जिनसे कोई भी बात पूछे, काले धन के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में कोई बात कर बोला, आ जाओ मैदान में, चुनाव लड़ लो। एक तरफ वो लोग हैं जिनको न जाने क्यों इतना भय उनके भीतर घर कर गया है कि सपने में भी उनको रामदेव और अन्ना हजारे दिखाई देते। इसलिए हमारी क्रेडिबिलिटी यदि कम होती है तो उनको क्यों आपत्ति है? हमारी क्रेडिबिलिटी कम नहीं हुई है। ये तो अभी तो ये जो है सेमीफाइनल है, जब फाइनल होगा तब पता लगेगा कि इनका पत्ता साफ होगा और देश को इंसाफ मिलेगा। आपने टीवी चैनल पर प्रोग्राम देखा है रजत जी? मैंने बहुत गौर से देखा था, गद्दाफी का प्रोग्राम देखा है इन्होंने। 10 लाख करोड़ रुपए उनके बताए इन्होंने कि इसके पास में लूट किए हैं। 1400 क्विंटल सोना। आप सोच सकते हो जिस देश की कुल जीडीपी 4 लाख करोड़ भी नहीं है, 10 लाख करोड़ रुपए एक गद्दाफी के पास 1400 क्विंटल सोना। और जब तक वो सत्ता में था तब अमेरिका ने नहीं बताया कि 1.5 लाख करोड़ रुपए हमारे यहां पर भी है, तब नहीं बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, इटली ने, तब दूसरे देशों ने बताया। ऐसे ही इन भारत के अंदर भी जिनकी गद्दाफी जैसी मानसिकता है, इनका सत्ता से जब पत्ता साफ होगा तब इस देश को इंसाफ मिलेगा। तब लोग कहेंगे अरे हम जिनको खानदानी नेता समझे थे वो तो खानदानी लुटेरे निकले। स्वामी जी, एक साधु को यह बात शोभा देती है कि आप इस देश में लिबिया जैसी क्रांति की बात करें, आप हथियार की बात करें, हिंसा की बात करें। मैं तो एक मानसिकता वाली बात की कि जैसे गद्दाफी, जैसे होस्नी मुबारक, जैसे बेन अली जब तक ये सत्ता में थे ना, तब किसी को नहीं पता था कि ये इतने बड़े राक्षस हैं, इतने बड़े लुटेरे हैं। लेकिन जैसे उनका पत्ता सत्ता से साफ हुआ ना, तब लोगों को पता लगा अरे ऐसे ही। रजत जी, मैं एकदम सही बात बता रहा हूं, मतलब जिस दिन इनका पता लगेगा ना, उस दिन तो शायद, अभी तो जूते चप्पल थप्पड़ ही चल रहे, मैंने इनका समर्थक नहीं हूं, उस दिन क्या चलेगा इस हिंदुस्तान में। मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूं, मैंने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया है, लेकिन उस दिन इस देश में क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन इस देश को इंसाफ मिलेगा और पहले जो विदेशी लोगों ने लूटा उससे भी ज्यादा इन लोगों ने लूट लिया है देश को। ये जब पता लगेगा तब लोग इनसे इतनी घृणा करेंगे, भारतीय राजनीति का पुनर्जन्म होगा और इस सच्चे और अच्छे लोगों का शासन होगा। उस दिन स्वामी रामदेव का और 121 करोड़ भारतीयों का सपना पूरा होगा। आप भी होंगे, हम भी होंगे। स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि आप हिंसा के समर्थक नहीं हैं, लेकिन सच ये है कि आपका जो उग्र रूप दिखाई दे रहा है, ये जो रुद्र रूप दिखाई दे रहा है ये साधु का रूप तो नहीं हो सकता, विनाश का रूप। आज दरअसल बाल मैंने थोड़े खोल लिए तो मैं आपको उग्र रूप दिख रहा मैं देखता हूं मेरा देश लुट रहा है, मेरा चमन बर्बाद हो रहा है, अमन चैन सब लुट रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं भूख और कुपोषण, हंगर एंड मैलन्यूट्रिशन, ये राष्ट्रीय शर्म है। इस राष्ट्रीय शर्म के लिए जिम्मेदार और गुनहगार कौन है? तो मैं देश की पीड़ों की, देश के लोगों की जब ये पीड़ा देखता हूं ना, ये व्याकुलता देखता हूं ना, तब क्या करो रजत भाई, मैं व्याकुल हो जाता हूं। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों को दुखी देखता है ना, मैंने अपना परिवार तो क्या नहीं, लेकिन जब इस पूरे हिंदुस्तान को और पूरी वसुधा को अपना परिवार मान लिया, जब मैं इनको, इनके दुख और इनकी पीड़ा को देखता हूं तो हृदय व्याकुल होता है और मुझे लगता है मेरा ये एक जन्म नहीं, हे ईश भारतवर्ष में 7 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकार कर्म हो। ये क्रांतिकारियों की भाषा मुझे याद आ जाती है। और मैं ये एक जन्म नहीं, अनेक जन्म भी मुझे लेने पड़े तो मैं काले धन, भ्रष्टाचार, इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ूंगा और मैं चाहूंगा मैं देश को न्याय दिला पाऊं। ठीक है, अब रजत भाई ये बात बताओ, मैं गलत क्या कर रहा हूं? आप एक तरफ तो मुझे मेहमान बताते हो और दुनिया भर के आरोप मुझ पर लगाते हो। ये अच्छा मेहमान का स्वागत है, रजत जी से सीखिए। आप गलत ये कर रहे हैं कि आप देश की शांति के लिए खतरा बन गए। वाह, स्वामी रामदेव शांति के लिए खतरा और कसाब इस देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी गारंटी। देखिए, योग गुरु इस देश के लिए खतरा और अफजल गुरु इस देश की शान और स्वाभिमान। शर्म आनी चाहिए नालायकों को। अरे आप सुबह सुबह क्या बोल दिया? ये मतलब एक सन्यासी
जो देश के लिए काम कर रहा है वो इनको लोकतंत्र के लिए खतरा नजर आ रहा है। लोकतंत्र के लिए तो खतरा ये लोग हैं जिन्होंने उसको जोगतंत्र, लूटतंत्र, भ्रष्टतंत्र बना दिया है। आज इस देश में संविधान रहा ही नहीं। वर्तमान केंद्र सरकार ने तो संविधान और लोकतंत्र की रजत जी हत्या कर दी है। अब इस देश में वो नहीं होता जो संविधान में लिखा है, जो लोकतंत्र कहता है। इस देश में वो होता है जो माता जी कहती है। आप लोगों को ये कैसे पता? देखो रजत जी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि वो नहीं होता जो संविधान में लिखा है, वो होता है जो वो कहता है, वो कहती है। लेकिन ये सच है ना कि आपको चुनाव आयोग ने पब्लिक मीटिंग्स करने की इजाजत नहीं दी क्योंकि आपके पब्लिक में जाने से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है। क्या बात है रजत जी, मैंने 10 करोड़ लोगों की सभाएं की, तब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं हुई। और दूसरी बात, वर्तमान केंद्र सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं के शिखर पर जिन लोगों को बैठा रखा है और उनसे जिस तरह से काम ले रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को भी कठपुतली जैसा बना के रख दिया। देश का दुर्भाग्य है, लोकतंत्र को इन्होंने बंधक बना के रख दिया है। अब तो इस देश में एक महाक्रांति होनी चाहिए और शहीदों के खून की बदौलत, बलिदान की बदौलत जो हमें आजादी मिली है, इसको हमें नष्ट नहीं होने देना किसी भी कीमत पर। इसलिए जब मैं कपालभाति, अनुलोम विलोम और ध्यान कराऊंगा तब तो शांति की बात करूंगा, लेकिन उसके बाद तो दिन भर अब क्रांति होगी जब तक शांति नहीं होगी। देखिए, अच्छा, ये लोग भी आपने कोई चुनकर के बुलाए थे कि बाबा के समर्थक आएंगे? ये तो आप खुला निमंत्रण देते हो। तो ये एक आपने सैंपल देखा है, अभी तो वो क्या मैंने पिक्चर देखी नहीं ना दरअसल। वो क्या ट्रेलर होता है? पहले एक ट्रेलर होता है। हाँ, ट्रेलर ही देखा है आपने। जब ये पूरी पिक्चर देखोगे ना, तब इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलते हुए देखोगे। लेकिन सरकार तो ये कह रही कि अन्ना हजारे को तो हमने घर बिठा दिया, अब इनको भी आश्रम वापस भेज देंगे। मुझे तो एक पार्टी के बहुत बड़े व्यक्ति के यहां से आमंत्रण आया, हमारे व्यक्ति को बुलाया कि बाबा को जितना पैसा चाहिए, एक नहीं वो 100 यूनिवर्सिटी बना लें, वो जितने चाहें उतने चिकित्सालय बना लें, जितना चाहें उतना उनको योग और आयुर्वेद के लिए हम बजट दे देते हैं, लेकिन काले धन और भ्रष्टाचार की बात ना करें। मैंने कहा मुझे तुम्हारे चंद टुकड़ों की, मुझे तुम्हारे चंद रुपयों की ये भीख नहीं चाहिए। जब तक 400 लाख करोड़ रुपए नहीं दोगे, जब तक भ्रष्टाचार को नहीं मिटाओगे, जब तक इस भ्रष्ट तंत्र को खत्म नहीं करोगे, तब तक मैं लड़ता रहूंगा। तुम किसी भी कीमत पर न दबा सकते, न कुचल सकते, न खरीद सकते हो। और यही कारण है कि स्वामी रामदेव को ये ठिकाने नहीं लगाएंगे, देश इनको ठिकाने लगाएगा, वक्त ये बताएगा। स्वामी जी, लालू यादव आपकी अदालत में आए थे, उनका ये कहना है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो या तो ज्यादातर बूढ़े लोग हैं या बीमार लोग हैं जो इलाज कराने आते हैं, तो ये क्या क्रांति करेंगे? ऐसा है? पहली बात तो रजत जी, हमने बुढ़ों को भी योग करा करके जवान कर दिया है और बाकी पूरे हिंदुस्तान के जवान अब समझ चुके हैं। युवाओं के अपने साथ होने का दावा तो अन्ना हजारे भी करते थे। मुंबई में उनका आंदोलन बिल्कुल फ्लॉप हो गया, वो बीमार हो गए। ये भी एक रहस्य है कि अन्ना जी बीमार हुए या उनको बीमार किया गया, क्योंकि जिस डॉक्टर ने उनको ये बीमार करने के लिए शायद दवा दी, इसको सरकार ने साहब पद्म विभूषण दे दिया। ये तो ऐसी बड़ी बड़ी साजिशें हैं साहब। रजत जी, आप और हम यहां आपकी अदालत में बैठ करके क्या इन लोगों के षड्यंत्रों के ऊपर बात करें? इनके पापों का हिसाब तो खुदा ही कर सकता है। लीला मैदान में पिटाई करवाई, वहां से मार के भगाया, उसके बाद फिर ये बाबा देश भर में घूम के प्रचार कर रहे हैं। पहला, रामलीला मैदान में उन्होंने जो पाप किया,
उसके बाद में मैंने जनसभा की कहां, देखो सबको पता है, झांसी में। और उस सभा में स्वागत के लिए सड़कों पर होंगे करीब 50,000 लोग। शिविर में कुल मिलाकर के 1 लाख से ज्यादा लोग आए। और जब माता जी के बेटे जी वहां गए ना, तो 100 लोग थे। एक एंकर वहां पर बैठी बैठी कह रही थी, देखिए नेताजी की सभा में पूरी लोगों का सफाया हो चुका है और खाली 100 सीटों पर आगे लोग बैठे हैं, वो नहीं है जो उनको सुनने आए हैं, ये वो लोग हैं जो उनसे टिकट ले लें। अब ये वहां लोग ना आए झांसी में, इसका भी आरोप बाबा पर है कि बाबा नहीं आने दे रहा। तो जब बाबा इतना पावरफुल तुमको दिखता है तो जो वो कह रहा है वो कर दो ना, बाबा का तो आशीर्वाद तुम्हें भी मिलेगा। बच्चा सुखी रहो। स्वामी जी, आप जब इस तरह की बातें करते हैं ना, तब फिर इल्जाम लगते हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, आप आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, आप राजनीति में एक मोहरा बन करके काम कर रहे हैं। इस पर मुझे आपसे बहुत सारी सफाई लगा लो, आप और जवाब दूंगा थोड़ी देर में किसका एजेंट हो। तो आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर जनता के मुकदमे का एक और दौर, एक देखिए। मैं गांव का ठेठ देसी आदमी और ऐसा खूंटा ठोकता हूं, इसको उखाड़ना मुश्किल है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं योग गुरु स्वामी रामदेव पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर आरोप है कि ये बीजेपी के एजेंट हैं। स्वामी जी, कांग्रेस के लोग बार बार कह रहे हैं कि ये तो साबित हो गया, जिस तरह से आप कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, जिस तरह से आप बीजेपी के लोगों को जिताने के लिए वोट मांग रहे हैं, तो जाहिर है आप उनके एजेंट तो हो गए। हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो टारगेट है वो कांग्रेस से नहीं है। हमारा टारगेट है कालाधन, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट व्यवस्था। हाँ, उनके टारगेट है, मैं ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। क्यों भाई, बात सही कह रहा हूं? हाँ, देखो ये भी करे। वो तो एक पुराना मुकेश का गाना है, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। दरअसल मैंने फिल्में और फिल्मी डायलॉग सुने ही नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर है रजत जी, हमने काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के, काला धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो, इसको वापस लाने का सही प्रोसीजर अपनाओ। हमारे वित्त मंत्री जी बयान देते हैं हम आर्मी भेज करके तो स्विट्जरलैंड से पैसा नहीं ला सकते। अरे उसका सही प्रोसीजर अडॉप्ट करो ना, उसको ब्लैक मनी को उसका ओनरशिप चेंज करो, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो, फिर वापस लाने के लिए सुनो ना, अब मुझे जवाब तो देना दो ना। फिर जो है उसको वापस लाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में नया प्रोविजन करो, एक जनरल पर्पस एफआईआर का। तो टॉप पॉलिटिशियन, टॉप ब्यूरोक्रेट्स एंड टॉप कॉर्पोरेट्स के ऊपर एक जनरल पर्पस एफआईआर दर्ज करो। उस सब दुनिया के देशों से हिसाब मांगो कि किसका कहां काला धन, काली संपत्ति। फिर उसके बाद में बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन के तहत कार्रवाई, माने ये जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के विरुद्ध ये जो राइट प्रोसीजर उसको अडॉप्ट करो। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक मजबूत लोकपाल लेकर, ये जो चीजें, इसके लिए हमने पत्र लिखा। ये पत्र हमने प्रधानमंत्री जी को 3 बार लिख चुके हैं, शायद ज्यादा हो गया होगा। फिर स्मरण पत्र भी 2-3 बार लिख चुके हैं। उनसे हमने कहा, बहुत विनम्र शब्दों में हमने उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हम एक सन्यासी देश के लिए आपसे भीख मांगते हैं कि आप मिलने के लिए हमें वक्त दीजिए, हमारी बात सुन तो लीजिए ना। लेकिन साहब वो कहां सुनने के लिए तैयार है। तो हमने सब किया, सबको हमने पत्र भेजा। देखो इधर देखो ना, हमने बीजेपी को भी पत्र लिखा, हमने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को पत्र लिखा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जो है कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, सबकी तरफ से हमें जो है वो आ गया कि जो है हम इस काले धन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, हम आपके बात जो है मुद्दों से, हम आपके आंदोलन से 100% सहमत। माने एक लेफ्टिस्ट, एक राइटिस्ट जो कहे जाते हैं, दक्षिणपंथी, वामपंथी, वो तो साथ में है। माने लेफ्टिस्ट राइटिस्ट तो साथ में है, ये सेंटर वालों में क्या गड़बड़ है? तो ये मुद्दों की बात है। इसलिए देखिए, मैं आपसे एक ये बीजेपी का एजेंडा नहीं है। हमारे इस अभियान के साथ सपा है, हमारे इस अभियान के साथ अकाली दल है, हमारे इस अभियान, हमने अभी उत्तराखंड में और यहाँ जो है अभी तो चुनाव होने वाला है दोनों राज्यों के अंदर, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में भी चालू कर रखा है। सपा वाले, बसपा वाले, कम्युनिस्ट पार्टी वाले, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी, उनके अध्यक्ष और उनके सभी प्रत्याशी सब हमें लिख करके दे रहे हैं कि हम आपके मुद्दों से 100% सहमत हैं। ये एक ही पार्टी को क्यों आपत्ति है? क्या ये काला धन उन्हीं की तो संपत्ति नहीं है? क्या भ्रष्टाचार को मिटाना नहीं चाहते इसलिए तो लिख करके नहीं देते?
यही तो इल्जाम है कि आपकी बीजेपी से मिली भगत है, उनसे चिट्ठी ले ली और कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। अच्छा, चिट्ठी के लिए उनको भी हमने लिखा था, वो चिट्ठी क्यों नहीं देते? आप जो कैंपेन कर रहे हैं उत्तराखंड में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, इसका फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को होगा। नहीं, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी होगा, अकाली दल को भी होगा, इसका फायदा सपा को भी होगा, इसका फायदा बसपा को भी होगा, और भी दूसरे जो दल हैं वो सब लिखकर के दे रहे हैं। हमारा तुम जो आंदोलन है, मैंने कहा, काले धन को, भ्रष्टाचार को और भ्रष्ट व्यवस्था को टारगेट करके, इसलिए जो इन मुद्दों के का साथ देगा उन सबका फायदा होगा, एक का क्यों? हाँ, नुकसान एक का हो रहा है, ये बात पक्की है, और वो भी अपने आप कर रहे हैं। देखिए, मैं नहीं कर रहा। देखिए, उनका ये कहना है और उनकी मान्यता है कांग्रेस के लिए। क्या मान्यता है, जरा आप भी तो बताएं। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग स्वामी रामदेव को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं किसी का मोहरा नहीं, मैं किसी का मुखोटा नहीं, मैं किसी का एजेंट नहीं, मैं देश के 121 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि हूं, उनका मुखोटा हूं, उनका चेहरा हूं और उनका चरित्र अपने भीतर लेकर के इस अभियान में लगा हूं। इसलिए इन चरित्रहीन लोगों के आरोप लगाने से मैं अपराधी नहीं हो जाता। हकीकत पूरा हिंदुस्तान जानता है, इसलिए लाख आरोप लगाएं, कुछ नहीं बिगड़ता। स्वामी जी, आप राहुल गांधी से भी मिले, प्रियंका गांधी से भी वो मिले, आपको नहीं दिखाई देता। प्रणब मुखर्जी से भी मिले, कपिल सिब्बल से भी मिले, सब लोगों से आपने बात की। हाँ, और लेकिन कुछ नहीं मिला। मिला कुछ नहीं, तो इसलिए गड़बड़ हो गया। तो बीजेपी ने ऐसा क्या दे दिया? मुझे बीजेपी ने भी कुछ नहीं दिया है। हाँ, यदि देखो लेटर का जवाब देकर के समर्थन दिया तो ये तो हम कांग्रेस को भी देने के लिए तैयार है। वो भी आ जाएं, वो भी लिख करके देते, इतनी सी बात है। और यदि ये काम हो जाए, लिख करके देने में दरअसल फंसने वाले काम है सारे। इसमें मामला खाली लिखने का नहीं है। हाँ, इसमें मामला ये राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने वाली भी बात ठीक है, इसमें एफआईआर दर्ज करने की बात है कि काला धन जिसका भी है उसके प्रति, उसके लिए जनरल पर्पस एफआईआर दर्ज होगी और उसका हिसाब किताब पता लगेगा, और फिर जो होगा फिर तो भगवान ही मालिक है। इसलिए चोर कभी भी एफआईआर दर्ज करता है क्या, बोलो? तो ये कम से कम दूसरे लोगों के अंदर इतना तो जमीर है कि वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए तैयार हैं। ये पूरा जो है ना, ये पूरा एजेंडा, रजत जी आप पढ़ के तो देखिए साहब। मैं कोई प्रेम पत्र पर हस्ताक्षर थोड़ी करा, मैं तो देश प्रेम के पत्र पर हस्ताक्षर करा रहा हूं। स्वामी जी, आज के अखबार में खबर छपी है, राहुल गांधी ने उर्दू अखबारों के संपादकों से बात की और उन्होंने कहा कि ये काला धन, ये सब तो बहाना है बातचीत करने का। असल में अन्ना हजारे और स्वामी रामदेव का आंदोलन आरएसएस के लोगों ने करवाया है, क्योंकि आरएसएस के लोगों का नाम बम धमाकों में आ रहा था। उससे लोगों के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने स्वामी रामदेव का इस्तेमाल किया, अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया और एक आंदोलन खड़ा किया। ये किसने कहा है? ये राहुल गांधी ने उर्दू के जो संपादक है उनसे बातचीत करते हुए कहा है। देखो कितनी बड़ी साजिश है। साजिश का ही तो वो जिक्र कर रहे हैं जो आपने की है। वो अच्छा, साजिश वो करे, इल्जाम हम पर लगाते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 2G स्कैम से लेकर के पीछे बोफोर्स घोटाले तक इनके ऊपर आरोप ही नहीं लगे, प्रमाणित हो गए हैं कि लाखों करोड़ रुपए, लाखों करोड़। पहले तो घोटाले होते थे, वो बोफोर्स वाला घोटाला कितने का था रे? 64 करोड़ से या ऐसे 84 करोड़ से शुरू हुआ इनका, और फिर यूरिया घोटाला कहते हैं 101 करोड़ रुपए के आसपास का। पहले तो 106 करोड़, माने पहले 100 करोड़ के आसपास घोटाले होते थे। इन्होंने तो साहब घोटालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1,76,000 करोड़, 70,000 करोड़, और जिन्होंने घोटाले किए थे उनको सबको जमानत भी दे। ये तो इससे अच्छा क्या काम हो सकता है साहब? 6 महीना साल भर जेल में रहो और 1 लाख करोड़ पे जीम जाओ, ये सजा क्या है? ये तो मजा है साहब। ये इनके मतलब ये इनके पाप जो है जब सामने आते हैं तब हम पर इल्जाम लगाते हैं। ये मुसलमान अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। उनको भी पता है जब ये 400 लाख करोड़ पर आएगा तब कोई मुसलमान गरीब नहीं रह जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, हम अपने मजहब और अपनी जाति के कारण से गरीब नहीं है। दरअसल समस्या इनको क्या हो रही है, बाबा क्या मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, दलित भी आते हैं, वाल्मीकि भी आते हैं। मैं उनको समझाता हूं, देखो तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारा मजहब, तुम्हारी जाति नहीं। ये काला धन आएगा, भ्रष्टाचार मिट जाएगा, पूरा हिंदुस्तान खुशहाल हो जाएगा। अमेरिका और ब्रिटेन, कनाडा की तरह
चकाचक तुम्हें जो है वाल्मीकियों को यदि सफाई करने के लिए भी जाना है तो अपने होंडा सिटी में बैठ करके जाना, अपने टाटा सफारी में बैठ करके जाना, स्वदेशी गाड़ी में बैठना। और मैं जब मैं मुसलमानों को बात करता हूं कि जो है तुम्हें पढ़ना है यदि नॉर्मल स्कूलों में तो तुम्हारे लिए अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी होंगी और तुम्हारे मदरसे भी ऐसे बना देंगे जैसे सऊदी अरब में बने हुए हैं, ठाठ करना। तब इनको दिक्कत ये होती है, अरे बाबा ने तो मुसलमान भी अपने साथ लगा लिए, ये बाबा ने तो अपने साथ वाल्मीकि दलित भी लगा लिए, वनवासी भी लगा लिए। क्योंकि मैं गांव का ठेठ देसी आदमी और ऐसा खूंटा ठोकता हूं उसको उखाड़ना मुश्किल है। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस अपने ऊपर लगे। अरे भैया आरएसएस के प्रवक्ता से पूछो ना, मैं उनका प्रवक्ता थोड़ी हूं, मैं तो 121 करोड़ भारतीयों का प्रवक्ता हूं उनके। और देखो एक चीज और भी है, संघ के प्रथम सरसंघ संघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर के वर्तमान सरसंघ संघ चालक मोहन भागवत जी तक, इनका चरित्र देश के सामने है। इन्होंने कितने बम धमाके करवाए देश के अंदर। ये सब बातें क्या है, मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए कोशिश है। अब तो रजत जी इस देश की जनता में इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है, हम तो बगावत करने के लिए नहीं कह रहे हैं, कोई मारकाट के लिए, प्रहार के लिए नहीं कह रहे, लेकिन अब वोट की चोट, वोट का प्रहार ऐसा होगा, भ्रष्ट लोगों का राजनीति से बहिष्कार हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन लोग वो वोटिंग मशीन के ऊपर हाथ ऐसे लगाएंगे ना, तब उनके सामने एक बार चित्र आएगा बाबा रामदेव का, और वो ध्यान करेंगे, अरे ये लोग तो बड़े पापी हैं, इनको वोट नहीं देना। तो अंदर से जो आवाज पुकार उठेगी ना, तो फिर वोट सही जगह पड़ेगा और लोग वोट डालने के लिए घर से बाहर निकलेंगे। क्योंकि मैंने बार बार कहा, भ्रष्ट बेईमान गद्दारों को वोट देना ये भी देश के साथ धोखा विश्वासघात है, और वोट न करना ये भी देश के जो शहीद क्रांतिकारी उनके शहीदों के खून का अपमान है। पहले मैं भी वोट नहीं देता था, अब मैं भी वोट देने जाता हूं। अब आप ये पूछेंगे मैं किसको देता हूं, तो ये तो नहीं बताऊंगा। लेकिन सुनो रजत जी, अब लोग वोट डालने जरूर निकलेंगे, वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। क्यों? मैंने कहा देखो अब यूं खाली जो है रामलीला मैदान में इकट्ठे होने से बात नहीं बनेगी। अब तो जो चुनाव लीला हो रही है, अब इस लोकतंत्र के महापर्व पर, महाकुंभ पर अब बाहर निकलो, ऐसा स्नान कराओ कि सारे थोड़े बहुत जो पापी हैं उनके पाप धुल जाए और जो बड़े पापी हैं वो नष्ट हो जाए। अगर आपको यह लगता है कि जब वोटिंग मशीन सामने आने से स्वामी रामदेव का ध्यान आएगा, आप जिसको चाहेंगे उसको वोट पड़ेगा, तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? फिर आप ये कांग्रेस जैसे बयान क्यों देने लगे? क्या देश के 121 करोड़ लोगों को अपना हक मांगने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा भाई? ये उन पार्टी के लोगों को शोभा नहीं देता। लोकतंत्र में यही तरीका देखो ऐसा है रजत जी, यदि 121 करोड़ लोगों को काले धन के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, देश के सुधार के बारे में कहीं पर भी बात करनी है तो सबको चुनाव लड़ना पड़ेगा क्या? ये तो बहुत अलोकतांत्रिक बात है। चुनाव तो लिमिटेड लोगों को लड़ना पड़ेगा, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को लड़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि देश के लोगों की बात सुननी चाहिए। अन्ना हजारे कहते हैं वो तो इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकते, उनके पास पैसा नहीं है। आपके पास तो पैसे की बैकिंग भी है, बनाइए पॉलिटिकल पार्टी और उतरिए मैदान में। ऐसा है, नैतिक धरा पर रह करके राजनीतिक परिवर्तन करना यह हमारी परंपरा रही है, और योग धर्म के साथ राष्ट्र धर्म का पाठ पढ़ाना यह हमारे गुरुओं की और हमारे सभी पुरखों की परंपरा रही है। इसलिए हम राजनीतिक हस्तक्षेप सीधे तौर पर तो नहीं करेंगे, लेकिन 121 करोड़ लोगों को जगाते रहेंगे। चाहे परिवर्तन 2014 में आ जाए, अभी 5 राज्यों से शुरू हो जाए, चाहे जब आए, हमारा पूरा जीवन, हमारी पूरी जवानी चाहे लग जाए, लेकिन आने वाली हिंदुस्तान की पीढ़ियां सदा सदा के लिए सुखी हो जाएंगी। इस काम को हम जारी रखेंगे बेहिचक, और इसमें हम कामयाब होंगे। ये जनता के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, ये एक एक करके। हाँ, आपको नहीं लगता कि आप कांग्रेस पे कीचड़ डालते हैं, कांग्रेस आप पे कीचड़ डालती है, इस बीच में हम आम जनता फंस रही है? मेरा एक भी बयान बताओ जो हमने गैर जिम्मेदारी से दिया और उनके ऊपर आरोप लगाया हो। वो हम पर आरोप लगा रहे हैं, वो षड्यंत्र कर रहे हैं,
और वो हमें टारगेट कर रहे हैं खाली इसलिए कि हम काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। हम जो बात कह रहे हैं वो 100% जो प्रामाणिकता के साथ सिद्ध हो चुका है, खाली उतनी बातें कर रहे हैं। इसलिए हम कीचड़ नहीं उछाल रहे, कीचड़ वो लोग उछाल रहे हैं खाली बदनाम करने के नियत से। लेकिन बदनाम तो आप भी काफी कर रहे हैं उन्हें। नहीं, हम तो सच सामने रख रहे हैं। देखो, एक बदनाम करना ये होता है कि आपने गलती की नहीं और आप पर जो है आपको बदनाम करने के लिए वो एक षड्यंत्र के तहत आरोप लगाए जाते हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है कि जैसे आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को मगध राज की सत्ता पलटने के लिए प्रयोग में लाए, तो उसी प्रकार से आप भी तो अपनी पार्टी बना करके और स्वच्छ छवि वाले लोगों को ला सकते हैं, तो क्यों नहीं आप आगे आती हैं? उनके प्रश्न पर आप ताली क्यों बजा रहे हो? आप भी समर्थन करते हो? ओहो, तो ये तो कोई नई बात हो गई रजत जी। ये लोग कहते हैं कोई नई पार्टी बननी चाहिए जिसमें एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो दाग, जिसके दामन में दाग लगे हो। तो मुझे लगता है ये परिवर्तन की तरफ भारतीय राजनीति आगे बढ़ रही है। हमें तो कोई राजनीति करनी नहीं, ना कोई सत्ता चाहिए ना सिंहासन चाहिए, लेकिन शुद्धिकरण की प्रक्रिया जरूर शुरू होनी चाहिए और फिर वो शुद्धिकरण अपने शिखर पर भी पहुंचना चाहिए। क्या होगा ये तो भारत की राजनीति का भविष्य बताएगा, लेकिन शुद्धिकरण के लिए देश में एक वातावरण जरूर बना है। आपकी बातों से मुझे संकेत मिल रहे हैं कि आप राजनीतिक दल बना भी सकते हैं। देखिए, मैं कोई राजनीतिक दल बनाने की घोषणा करने के लिए यहां पर नहीं आया हूं। हम तो एक एजेंडे के आधार पर भारतीय राजनीति चलनी चाहिए, नीतियों के आधार पर, पॉलिसीज के आधार पर चलनी चाहिए और मुद्दों से भटकी हुई राजनीति इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। मुझे लगता है इस दिशा में हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा तो जरूर हिंदुस्तान के लिए कुछ ना कुछ शुभ ही होगा। स्वामी जी,